चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया था, क्या था वो हमारा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा 4 प्रकार की थी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या, इसके बारे में हमने बात कर लिया था भैया। किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करे, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड ना करे, उनको क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अनुसार क्या कहते हैं, गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, ये किनके लिए लागू होता है, केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लागू होता है केवल। और कैसे सॉल्यूशन भैया, जिसमें जो सॉल्यूट हो कैसा हो, नॉन वोलेटाइल हो, दैट मींस अवाष्पशील विलेय पदार्थ उपस्थित हो। तो सबसे पहले क्या था हमारा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, है ना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब दूसरा क्या था, क्वथनांक में उन्नयन, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कौन सा था हमारा, सीमांत में अवनमन, लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा क्या था, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक चीज देखना बच्चों, यहां पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं कैसे कि निम्न में से कौन सा अनुसर्जक गुणधर्म नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक इन तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इनके सामने लगे हुए वर्ड्स ना यूज हुए हो, तब तक वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहलाते। अच्छा, दैट मीन्स अगर वाष्प दाब पूछे कि भैया वाष्प दाब क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वाष्प दाब में अवनमन, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई पूछे भैया क्वथनांक क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो नहीं, क्वथनांक में उन्नयन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सेम चीज अगर पूछेगा भैया क्या हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो नहीं, हिमांक में अवनमन, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट की क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें केवल चल जाता है परासरण दाब या परासरण, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक लिखा हो तब भी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी माना जाएगा। जब तक इनके वर्ड्स इनके साथ यूज नहीं होंगे तब तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं माने जाएंगे। यहां से हमने चेक किया था कि भैया क्या था हमारा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एनबी अपॉन एन ए प्लस एनबी, ये हमारा फॉर्मूला निकला था, कितना अवनमन हुआ है। ठीक है, अब आती है बारी भैया क्वथनांक में उन्नयन की। तो सबसे पहले हमें क्वथनांक पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। जिस तापमान पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाए, वही क्या कहलाता है भैया, हमारा क्वथनांक बिंदु कहलाता है। अभी केवल बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, दैट मीन्स अगर कोई हमारा लिक्विड है, यहां पे हमने हीट दिया इसको, इसके वेपर्स निकलेंगे। जब इसका वेपर प्रेशर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, कितना लगेगा, 1 एटीएम का एक वायुमंडलीय दाब लगेगा। तो जब इसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटीएम के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वही क्या कहलाता है, हमारा क्वथनांक कहलाता है, वही कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या जाए, बराबर, दोनों इक्वल होंगे तभी क्या कहलाएगा, या बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु कहलाएगा। अब हमें पता है अवाष्पशील विलेय की वजह से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से इसके वेपर प्रेशर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, पर इसके वेपर प्रेशर को अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना पड़ेगा तो आपको थोड़ी सी हीट और ऐड करनी पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा हीट आपको ऐड देनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, वही क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। फिर समझिएगा, किसी लिक्विड का जो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या जाए, बराबर आ जाए, वही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है।
बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर होगा, अवाष्पशील विलेय होगा, तो इसके वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब इसके वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया पहले से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा हीट दिए हमने वही क्या कहलाएगा, क्वथनांक में उन्नयन। समझ में आ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब देखिए कैसे फॉर्मूला बनेगा। तो अब देखिए किसका बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब हो गया भैया, हमारा टीबी। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन का माइनस टी नॉट बी। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, प्योर सॉल्वेंट का। शुद्ध विलायक का क्वथनांक, तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, और विलयन का क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि भाई थोड़ा सा मात्रा में अगर हमने पानी में नमक मिला दिया तो वो उतने जल्दी बॉइल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नमक कैसा है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। तो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर ऐड हुआ यही कहलाता है हमारा डेल टीबी, और डेल टीबी क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। डेल का मतलब चेंज, टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंजेस हुए हैं वही क्या कहलाएगा, हमारा क्वथनांक में उन्नयन। तो यहां से निकल कर आएगा डेल टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की मोललता के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, जितना मोललता होगी उसके हिसाब से क्या होगा भैया, हमारा क्वथनांक में उन्नयन होगा। तो यहां से निकल कर आएगा डेल टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। अब केबी क्या है, यहां पे नियतांक है, कैसा है, मोलल उन्नयन नियतांक। हेलो, हाँ नाम बेटा, बोलो बेटा। केबी क्या है, मोलल उन्नयन नियतांक, मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। किस पर निर्भर करता है, केवल और केवल केबी किस पर निर्भर करता है, केबी डिपेंड करता है केवल किस पे, विलायक पर, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इतना बस नहीं भैया, इसमें हम मोलैलिटी के फॉर्मूला को दे करके, हो सकता है आपको डेल टीबी दे दे, आपको केबी दे दे, और वेट पूछ ले या मॉलिक्यूलर वेट पूछ ले सॉल्यूट का, तो मोलैलिटी के फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, डेल टीबी बराबर केबी इंटू, अब मोलैलिटी बराबर कितना होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर ग्राम में लिए तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई। अब इसमें से कोई एक दो तीन वैल्यू दे देगा, चौथी पूछ सकता है ना। तो यहां से कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है, कैलकुलेशन दिया हुआ। ये नॉर्मली पूछना हुआ तो सिंपल सा यहाँ क्वेश्चन बन सकता है भैया, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोललता, सॉल्यूशन के मोललता। क्लियर, ये क्या हो गया भैया, हमारा क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नॉर्मली देखा आपने कभी भी, यही रीजन होता है भैया कि पहले क्या थे, जो दाल पकाते थे नमक क्या डालते थे, बाद में डालते थे। या आज भी आपने देखो खारा पानी जहां पे होता है वहां पे दाल नहीं पकती है। रीजन यही होता है कि भैया उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, एलिवेशन हो जाता है। जिस टेम्परेचर को पानी को पहले खौलना चाहिए था, उस टेम्परेचर के ऊपर पानी खौलता है, और इसी वजह से वहां पे दाल क्या रह जाती है, कच्ची रह जाती है, बराबर दाल नहीं पकती। कहां होता है, खारे पानी में। खारापन किसकी वजह से होता है, सॉल्ट की वजह से। लवण जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सभी कैसे हैं भैया, हमारे अवाष्पशील विलेय पदार्थ हैं। दैट्स वाई कभी आप जब पानी गर्म करते हो तो नीचे लास्ट में देखते हो कि पानी तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, पर पानी के नीचे लास्ट में व्हाइट कलर का पाउडर बचता है, वो यही है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम ही लास्ट में वहां बचे रह जाते हैं। क्लियर, तो समझ में आ गया ना भैया क्वथनांक में उन्नयन। अब आती है बारी भैया किसका, हिमांक में अवनमन, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन को जब हम समझेंगे तभी हम जान पाएंगे। रियल में तो नॉर्मल डेफिनेशन हमें पता है कि भैया जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड क्या हो जाए, जम जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु बोलते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि जिस टेम्परेचर पर जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, ठीक है ना। जिस तापमान पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या जाए, बराबर आ जाए, वेपर प्रेशर दोनों के क्या जाए, सेम आ जाए, वही क्या कहलाता है भैया, हिमांक बिंदु। पानी के लिए कितना में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना पानी वेपर्स देगा उतना ही कौन देगा, उसका आइस क्यूब भी वेपर्स में कन्वर्ट होगा।
उतना ही वाष्प दाब दोनों को बराबर आएगा। ये दूसरी डेफिनेशन ये होती है भैया कि जिस तापमान पर, ध्यान रखना डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस तापमान पर द्रवित अवस्था तथा ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट कहां पे हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था में आ जाए, मतलब जितना लिक्विड कन्वर्ट हो सॉलिड में उतना ही सॉलिड दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, हिमांक बिंदु कहते हैं। अब एक चीज हमें पता है, अवाष्पशील विलय की वजह से इसके वेपर प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी। वेपर प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी। अब तो सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा, लिक्विड का क्या हो गया, कम। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए सॉलिड का वेपर प्रेशर भी क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे दोनों का वेपर प्रेशर क्या जाए, बराबर जाए। तो वही टेम्परेचर जो हमें सॉलिड के वेपर प्रेशर को वाष्पशील विलय युक्त वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व हो जिसमें, ऐसे सॉल्यूशन को जो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा उसके वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए, वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, हिमांक में अवनमन, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर समझिएगा, वह तापमान जिस तापमान पर किसी ठोस अवस्था के वाष्प दाब को उसके द्रवित अवस्था के वाष्प दाब के क्या करना पड़ेगा, बराबर करना, इक्वल करना। ठीक है, अब हमें पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। इसके कम हुए वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए सॉलिड का टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे दोनों की क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। वही कमी क्या कहलाएगी, हिमांक में अवनमन। अब देखिए हमें पता है यहां पे दो चीजें हैं भैया, फ्रीजिंग पॉइंट हम सॉल्वेंट का लेते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट किसका लेते हैं, सॉल्यूशन का। तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का नहीं होगा, सॉल्वेंट का होगा। शुद्ध जो विलायक होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब कैसे समझेंगे, अगर शुद्ध पानी को हम लेते हैं तो पानी 0 डिग्री पर जम जाता है, लेकिन वहीं पे अगर हम पानी में नमक मिला दें तो वही नमक वाला पानी क्या होता है, 0 से बिलो में जाके जमेगा, -3 डिग्री सेल्सियस। वो नमक की मात्रा पर डिपेंड करेगा, -3, -5, -10 पे जाके जमेगा। यही कारण है कि पहले जो गुल्फिया आती थी उस पर थोड़ा सा नमक डाल देते थे तो वो गुल्फिया बहुत देर तक और मजबूत बर्फ बनाती थी, क्योंकि वो बर्फ 0 पे नहीं जमा हुआ, 0 पे बिलो जाकर के जमा हुआ है ना। तभी तो, और आज भी देखो आप, जैसे गन्ना वाले जो भैया होते हैं उनके पास बर्फ की सिल्ली रखी होती है, उसको नॉर्मल से बोरा में ढक के रखते हैं, फिर भी वो बर्फ जल्दी नहीं पिघलती है। पर हमारे घरों में नॉर्मल आप रख के देखो, बर्फ क्या हो जाएगी, जल्दी पिघल जाएगी, क्योंकि वो जो सिल्ली रखा हुआ, बर्फ रखा हुआ, उसमें क्या मिलाया उन्होंने, नमक मिलाया हुआ था जमाने के लिए। तो वो जो बर्फ बनी है वो 0 पे नहीं बनी है, -10, -30 डिग्री पे जाके जमी है, जिसकी वजह से बर्फ क्या हो गई, ज्यादा मजबूत हो गई और उसको पिघलने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है भैया हमारा, अगर हम बात करें टीएफ की बात करें, तो जो प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक का जो हिमांक बिंदु होगा वो ज्यादा होगा, और जो हमारा सॉल्यूशन का हिमांक बिंदु होगा वो क्या होगा, कम होगा। और यही क्या कहलाएगा, डेल टी एफ, यही कहलाएगा हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो यहां से निकल के आ जाएगा भैया, डेल टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सेम कहानी फिर से आएगी, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब जहां पे के एफ क्या है, सेम है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल लोवरिंग कांस्टेंट। ठीक है, और ये सेम चीज जैसे भी, जैसे जिस तरीके से यहाँ पे के भी डिपेंड करता था सॉल्वेंट पे, उसी तरीके से के एफ भी किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मोलैलिटी जितनी ज्यादा होगी डेल टी एफ उतना ज्यादा होगा, मतलब हिमांक में अवनमन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। सेम यहां पे भी फॉर्मूला रख सकते हैं मोलैलिटी का, किसी एक की वैल्यू देकर दूसरा को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कहां कहां पड़ता है, देखो भैया बहुत जरूरी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि भैया ठंडी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है भैया कि ठंडी जगहों पर सड़क में NaCl या MgCl2 क्यों डाला जाता है। क्यों, क्योंकि ठंडी जगहों पर सड़क में डाल देने से ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अवाष्पशील विलय है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन। तो जहां पे 0 पे सड़क के ऊपर बर्फ जम गई थी, अब वो बर्फ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बर्फ का टुकड़ा लेना, उस पर नमक डाल देना, जैसे आप नमक डाल के उस पर रखोगे तो वो बर्फ बहुत तीव्रता से पिघल जाएगी, क्योंकि नमक कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, इसी का दूसरा एग्जांपल क्या है भैया कि एथिलीन ग्लाइकॉल ठंडी जगहों में रेडिएटर में डाला जाता है, ईंधन में डाला जाता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल याद है ना, CH2 CH2 OH OH दोनों में ग्लाइकॉल जुड़ जाए लगातार, है ना, अभी हमने फॉर्मूला दिखा था, CH2 CH2 OH OH। ये भी कैसा है, अवाष्पशील विलय है।
इसके मिला देने से क्या होता है, हिमांक में अवनमन हो जाता है। तो ठंडी जगहों में जैसे नॉर्मल अगर हमारी गाड़ी है, गाड़ी में क्या होता है, इंजन के सामने रेडिएटर होता है, उसमें क्या डालते हैं, पानी। अब अगर मान लो पानी जम गया तो इंजन को ठंडा नहीं कर पाएगा, या इंजन के अंदर ऑयल जम गया तब भी कोई काम नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या मिला देते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि क्या करा देता है, हिमांक में अवनमन। तो जितने टेम्परेचर पे उसको जमना चाहिए उतने टेम्परेचर पे होने, जब उससे लोअर में जाके जमेगा तो इंजन हमारा प्रॉपर काम करता रहेगा। ठीक है, ये कैसा है, अवाष्पशील विलय है। सेम चीज जो हमारे इंजन में इंजन ऑयल्स डालते हैं इंजन ऑयल, कैस्ट्रोल, सर्वो वगैरह, देखा कभी सर्विसिंग कराते टाइम, वो भी कैसा होता है, अवाष्पशील होता है। दैट्स वाई जब इंजन हमारा चलता है, जब गाड़ी हमारी चलती है तो पेट्रोल जल के उड़ जाता है, लेकिन वो चीज जल के उड़ती नहीं है, वेपर में कन्वर्ट नहीं होती है। नहीं तो पेट्रोल के साथ साथ पेट्रोल तो हम पता नहीं कितना डलवा चुके होते हैं, पर इंजन में कितना डलवाते हैं, 1 लीटर ही डलवाते हैं, और अगली सर्विसिंग में वो जल के काली हो जाती है, लेकिन निकलती पूरी है ना, क्योंकि वो कैसा है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, आ गई बात समझ में ये चीजें। तो ये क्या हो गया भैया, हमारा हिमांक में अवनमन आ गया समझ में। चलिए इसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा, नॉर्मल आपके नोट्स में लिखे होंगे क्वेश्चंस, किसी से नोट्स ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब आती है भैया परासरण दाब। तो परासरण दाब को समझने के लिए सबसे पहले हम किसको समझते हैं, परासरण को समझते हैं। परासरण होता क्या है, मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया, इस पे क्या लगा दिया, एसपीएम अर्थात सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम झिल्ली। अच्छा, एक ह्यूमन मेड अर्धपारगम झिल्ली के नाम बताओ, कॉपर फेरोसाइनाइड, नाम याद रखना, ये आर्टिफिशियल है, मतलब इंसानों ने खुद से बनाया हुआ। क्या नाम है, कॉपर फेरोसाइनाइड, पेपर में पूछा जा चुका है ना। आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड है कॉपर फेरोसाइनाइड, एक एसपीएम। अब एसपीएम का काम क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली, ये कभी भी विलेय पदार्थ को ट्रांसफर नहीं होने देती है, और खास तौर से कैसा विलेय पदार्थ, जो कि कैसा हो, अवाष्पशील हो, नॉन वोलेटाइल हो, उसको अपने से ट्रांसफर नहीं होने देती है, लेकिन विलायक को ट्रांसफर होने देती है। सॉल्यूट को जाने नहीं देती, केवल किसको जाने देती है, सॉल्वेंट को जाने देती है। अब समझिएगा, इसमें मान लेते हैं 2 प्रकार के सॉल्यूशन हैं। इसको मान लिया ए है, इसको मान लिया क्या है, बी। दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, अलग अलग है। अब अलग अलग होने की वजह से आपको ध्यान रखना, जब 2 अलग अलग कंसंट्रेशन वाले विलयन को, अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को एसपीएम से क्या करते हैं, पृथक करते हैं या सेपरेट करते हैं। अब हमने मान लिया भैया कि A1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉरी ए का कंसंट्रेशन ज्यादा है इससे बी से, इसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा, इसकी सांद्रता क्या है, कम है। तो परासरण में हमेशा याद रखना कि कम सांद्रता से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर कौन जाते हैं, सॉल्वेंट केवल ट्रेवल करते हैं। कौन ट्रेवल करते हैं, सॉल्वेंट। कब तक, जब तक कि दोनों को क्या हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों का कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा भैया, हमारा बी यहां होगा, ट्रांसफर इधर जाएगा, और केवल कौन ट्रांसफर करेगा, सॉल्वेंट केवल, विलायक। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परासरण। जब किन्हीं 2 अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो हमेशा लोअर की ओर कौन ट्रेवल करता है, गमन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इस परासरण कहते हैं। ध्यान रखना हमेशा परासरण में क्या होता है, वैसे नॉर्मली हर चीज उल्टी होती है, हायर से लोअर में ट्रांसफर होता है, चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर हो, लेकिन परासरण में उल्टा होता है, लोअर से हायर की ओर जाता है। ठीक है, क्लियर। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसके यूज बहुत सारे हैं, जैसे जब कभी भी हम अंडे को उबालते हैं तो रीजन क्या है, अंडे का क्या हुआ, अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, अंदर ज्यादा है, वहां का कंसंट्रेशन क्या है। आवाज नहीं आ रही, वीडियो देख रही हूं। थोड़ा करना बेटा, थोड़ा बाहर बैठ जाओ। हेलो,
तो क्या है, बाहर का concentration क्या है, अंदर का concentration क्या है, ज्यादा है। असर कैसा होता है, लोगों के आया बाहर से बनाना होगा और अंदर फूलेगा और जाएगा। ठीक है, जाने के बाद बहुत पानी हो चुका है, उस अंडे का टेस्ट इसको यहाँ के बोलते हैं फीका होता है। ठीक है, अब अगर इस प्रक्रिया को मैं उल्टा करूं, और कंसंट्रेशन हो गया, आप ज्यादा तो हमेशा करेगा तो क्या होगा, होगा बाहर। अगर किसी का वाईफाई ऑन हो मोबाइल का, हाँ बंद करो, आपका वाईफाई अगर ऑन हो तो पता है आप लोग की कनेक्ट हो जाते हैं तो थोड़ा नेट स्पीड स्लो हो जाती है, तो थोड़ा सा दिक्कत जाती है। ठीक है, जब क्लास बाकी चीज कोई दिक्कत नहीं, पर जब क्लास ले रहे हो तो वाईफाई अपना ऑफ कर दो। चलिए अभी यार ये बात, हाँ तो हम क्या बता रहे थे भैया, अंडा ले लिया हमने, पानी में डाल दिया, बाहर क्या डाल दिया, नमक, तो अंदर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम, बाहर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा। अब हमेशा ट्रेवल कौन करेगा, सॉल्वेंट लोअर से हायर की ओर, तो उस अंडे के अंदर, अच्छा ध्यान रखना इसमें ट्रेवल में कभी एसपीएम नुकसान नहीं पहुंचाते ये। ठीक है, तो अब क्या करेगा, इसके अंदर का जो लिक्विड होगा निकल के कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब जब बाहर चला गया तो अंडा फूलेगा नहीं, और इसीलिए आपने देखो जो अच्छे से अंडा उबला होता है उसका ऊपर का पार्ट थोड़ा सा क्या होता है, खाली होता है, टिप क्या होती है, खाली होती है। क्यों, जितना खाली है दैट मींस उतना सॉल्वेंट उसका लिक्विड पार्ट निकल के बाहर जा चुका है। ठीक है, उतना लिक्विड पार्ट निकल के क्या हो चुका है, बाहर जा चुका है। और इस तरीके से अंडे क्या होते हैं, मजबूत रहते हैं और अच्छे से उबल जाते हैं, अंडे फूटते नहीं है। लेकिन यही प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी अगर आपने नमक नहीं डाला उसमें तो। ठीक है, सेम ऐसे इस प्रक्रिया का कैसे यूज करते हैं भैया हम, अंगूर से किशमिश बनाने में। सेम ऐसे कैसे यूज करते हैं, कई बार मार्केट में आप सेव खाते हो, सेव कैसा होता है, टेस्ट ही नहीं आता, बिल्कुल ताजा दिखता है बट उसका टेस्ट बहुत फीका रहता है। रीजन ये कि उसको भी क्या है, लिक्विड में डुबा दिया गया है। अब सेव के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, एक लिक्विड में डालिए जिसका कंसंट्रेशन क्या है, कम, तो लोअर से हायर की ओर कौन ट्रेवल करेगा, सॉल्वेंट, मतलब पानी उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो सेव दिखने में तो ताजा रहेगा लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा, या फीका टेस्ट रहेगा। ये सारी प्रक्रिया किसकी है, परासरण की प्रक्रिया है। ये एक बहुत अच्छा पुराना नीट का क्वेश्चन है कि अगर समुद्र की मछली को यहां नॉर्मल पानी में डाल दिया जाए तो उस मछली के साथ क्या होगा। अब कोई मछली अगर बचपन से समुद्र में रह रही है तो उसके अंदर क्या होगा, सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होगा, नमक ज्यादा मात्रा में होगा। अब नॉर्मल पानी में हमने डाला तो उसके अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो हमेशा क्या होगा, लोअर की ओर क्या होगा, ट्रेवल करेगा, तो पानी उसके शरीर के अंदर क्या होगा, अपने आप भरने लगेगा और धीरे धीरे मछली क्या हो जाएगी, फूलेगी और फटके मर जाएगी। ये प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी अगर सामान्य मछली को हमने उठा के कहां डाल दिया, समुद्र के पानी में। तो सामान्य मछली को डाला हमने तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर का कंसंट्रेशन कम होगा, समुद्र के पानी का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अंदर से कौन जाएगा, सॉल्वेंट, उसके अंदर का जो लिक्विड पार्ट होगा अपने आप निकल के किस में मिल जाएगा, पानी में बहा जाएगा, और वो मछली कैसी हो जाएगी, सिकुड़ के मर जाएगी। मतलब मछली का मरना तय है। ठीक है, चाहे समुद्र से यहां डाल दो, चाहे यहां की मछली को समुद्र में डाल दो। ठीक है, ये सारी प्रोसेस किसकी है, ऑस्मोसिस की ही है। तो समझ आ गया ना परासरण में कि जब अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम झिल्ली एसपीएम द्वारा सेपरेट करते हैं, एक एसपीएम का नाम याद रखना है अपन को, कॉपर फेरो साइनाइड, तो क्या होता है भैया, हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट ट्रेवल करते हैं बिना एसपीएम को नुकसान पहुंचाए। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, सेम चीजें होती है कैसे, जब हम कभी खेती वगैरह करते हैं भैया तो हम क्या करते हैं, फिर से आवाज नहीं आ रही, बोल तो रहा हूं मैं, एक और नहीं आ रही ना बेटा, हेलो, एक भी आवाज नहीं आ रही क्या, हेलो, चलिए तो हम क्या बात करते हैं भैया, जब क्या करते हैं खेत में हम खाद डालते हैं तो पहले क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। अगर मान लीजिए हमने पानी पहले नहीं डाला
पानी पहले नहीं डाला, सीधे क्या डाल दिया, खाद डाल दिया। तो अब जो बाहर मिट्टी होगी, मिट्टी का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा, पौधे के अंदर का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम। तो हमेशा सॉल्वेंट कहां से ट्रेवल करेगा, कम से ज्यादा की ओर। तो पौधे के अंदर का पानी निकल के कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और पौधा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, पौधा जल गया। यहाँ पे भी कौन सी प्रक्रिया होती है, ऑस्मोसिस प्रोसेस ही होती है, परासरण प्रक्रिया ही होती है। या इसका उल्टा जब हम करते हैं, खेत में क्या लगा दिया, पानी, अब हमने क्या डाल दिया, खाद डाल दिया। अब खाद डालने की वजह से बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है। बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, कम, अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। तो कौन ट्रेवल करेगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या ट्रेवल करेगा, पानी। पानी पौधे के अंदर क्या करने लगेगा, प्रवेश करने लगेगा, और पौधा क्या रहेगा, हरा रहेगा। और वैसे भी बता देता हूं आपको, पौधा हरा कैसे रहता है, आपको बता दूं, जब यूरिया पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या रिमूव करता है, निकालता है, नाइट्रोजन। क्या रिमूव करता है, नाइट्रोजन। और वो नाइट्रोजन किसमें डिसॉल्व हो जाएगी, पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, और वही पानी के साथ क्या हो जाएगा, पौधे के अंदर पहुंच जाएगा। और आप लोग बायो वाले हैं, नाइट्रोजन क्या करता है पौधे के साथ, आप लोग बेहतर जानते हैं, ठीक है। पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है ना। अच्छा, अब कई अगर बात आए कि सर जी ये बताइए, हालांकि आज तक मेरे से किसी बच्चे ने डाउट ये पूछा नहीं है कि सर आपने बोला था कि एसपीएम को सॉल्यूट पार नहीं कर सकता है, तो पानी में अगर नाइट्रोजन डिसॉल्व हुआ तो वो भी क्या है, सॉल्यूट ही है ना, तो फिर नाइट्रोजन कैसे पार कर सकता है। तो ये ध्यान कर रखना, एसपीएम को केवल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार नहीं कर सकते हैं, ऐसे विलेय पदार्थ जो क्या है। बेटा छत पे बैठ जाओ खुशबू, पता है आप जहां पे हो ना वहां पे नेटवर्क की दिक्कत है बेटा, यहाँ प्रॉपर नेटवर्क है, मैं 4 बार चेक कर चुका हूँ। थोड़ा सा ऐसी जगह बैठो जहां नेटवर्क प्रॉपर रहे। मैं ये बोल रहा हूँ आप कहीं ऐसी जगह बैठ जाओ जहां पे नेटवर्क आए। आप कमरे के अंदर बैठे होगे, आपका कमरा इतने अंदर है कि आपको नेटवर्क ना मिल रहा होगा बराबर। छत पे बैठ जाओ बेटा। अब कहाँ, तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ बेटा, हाँ बिल्कुल आसमान चले जाइए अगर आपसे हो सके तो। सर पढ़ेगा ठीक है बच्चों, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ तो अरे अंडा खत्म हो चुका जब का, जब अंडा पड़े खाने के पीछे पड़ी रहती है हमेशा। कल डबल रोटी में अटकी थी, आज अंडा में अटकी है। हाँ तो क्या होता है भैया, इसको अवाष्पशील विलेय पदार्थ पार नहीं कर सकते, लेकिन वोलेटाइल सॉल्यूट पार कर सकते हैं। और नाइट्रोजन कैसा होता है, वोलेटाइल, क्योंकि क्या खुद वो पहले से ही क्या है, गैस है। वो कैसे होती है, घुलनशील होती है, वोलेटाइल होती है। तो नाइट्रोजन इसको ट्रेवल कर पाएगी। इसी तरीके से नाइट्रोजन पानी के साथ किसमें प्रवेश कर जाती है, पौधों के अंदर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इसलिए जब कभी भी हम यूरिया या बाकी की खाद डालते हैं पौधों में, तो पौधों को क्या होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है उसमें। एक दिन के अंदर ही आपको उसके रंग में, उसके बाकी चीजों में चेंजेस देखने को मिल जाते हैं नॉर्मली। हालांकि ऐसा कभी करना मत, लेकिन कभी किसी पौधे को सुखाना हो तो इसका प्रोसेस को उल्टा कर दो। आप बिना पानी डाले उसके चारों तरफ क्या डाल दो, खूब सारी खाद डाल दो, यूरिया डाल दो। और यूरिया आपने डाल दिया तो वही प्रोसेस हो जाएगी उल्टी ऑस्मोसिस की। उसके अंदर का पूरा पानी निकल के कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, और जड़ें सूख जाएंगी। और जड़ सूख गया तो पूरा का पूरा पेड़ सूख जाएगा। ऐसा कभी करना नहीं, ठीक है। पेड़ लगाना अच्छी बात होती है। चलो फिलहाल अपन पढ़ते ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। पर्यावरण क्लास बाद में। तो ये क्या हो गया भैया हमारा ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के बाद क्या निकालते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए बहुत सिंपलता है भैया, एक वांट हाफ इक्वेशन आई, वांट हाफ समीकरण। तो वांट हाफ ने क्या बताया भैया, ऑस्मोसिस जो होता है वो एग्जैक्टली किसको फॉलो करता है, आइडियल गैस इक्वेशन को। जो परासरण दाब होता है किसको फॉलो करता है, आदर्श विलेय, आदर्श गैस समीकरण को। तो और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, कभी सुना होगा, पीवी बराबर एन आर टी, जहां पी क्या है प्रेशर, भी क्या है वॉल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। अब इसके बाद हम पी को क्या मान ले, पाई। पाई क्या है हमारा परासरण दाब है, तो यहां से क्या निकाला आएगा, पाई भी बराबर एन आर टी। तो यहां से क्या निकाला आएगा, पाई बराबर एन अपॉन भी आर टी। और एन अपॉन भी मोलों की संख्या अपॉन वॉल्यूम, यही तो क्या होता है कंसंट, यही क्या होता है कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा,
CRT। अच्छा, क्या है? सांद्रता। और सांद्रता का कौन सा टर्म्स यूज किया जा सकता है यहाँ पे? यहीं पे ध्यान रखना, यहीं पे मोलरता यूज की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की भी बात हमने की, बात करेंगे यहाँ पे हम, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, इसीलिए क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम? मोलरिटी। मोलों की संख्या अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो क्या कहलाता है? सॉल्यूट के मोलों की संख्या डिसॉल्विंग पर लीटर सॉल्यूशन, ये तो कहलाती है क्या? मोलरिटी कहलाती है। ठीक है, तो यहां से क्या निकालेगा? पाई बराबर CRT। क्या हमारा पाई बराबर क्या हो गया? CRT, यही कहलाता है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। जी, मोलरता कैसे आ गई? ये मोलों की संख्या अपॉन वॉल्यूम। मोलरता की परिभाषा क्या है? 1 लीटर विलियर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यही है ना? 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व सॉल्यूट के मोलों के नंबर क्या कहलाते हैं? मोलरिटी कहलाती है। ये वही है ना? भी क्या हो गया? वॉल्यूम। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। भी क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वही क्या निकल आया यहाँ पे? मोलरता निकल कर आया। ठीक है, तो यहां से हम ये भी बता सकते हैं भैया, जो पाई होता है वो प्रोपोर्शनल टू एम होता है, अर्थात सॉल्यूशन की मोलरता जितनी ज्यादा होगी या सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, परासरण उतनी ज्यादा होगा, उसका परासरण दाब उतना ज्यादा होगा। ठीक है, आगे समझ में? फिर से बता देता हूं भैया, ये समझ नहीं आ रहा क्या? एन अपॉन भी, यहां से पीवी बराबर एनआरटी, ये आदर्श गैस समीकरण है, आइडियल गैस इक्वेशन है। पता नहीं क्या ही एनसीईआरटी करते हैं, क्या ही एजुकेशन देते हैं भाई। गैसियस स्टेट को पता नहीं क्या सिलेबस से हटा दिया, और जबकि गैसियस स्टेट को पढ़े बिना अच्छे से थर्मो नहीं पढ़ा जा सकता है। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागत के जो चैप्टर है ना, बिना गैसियस स्टेट को पढ़े नहीं पढ़ा जा सकता है। लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, किसको हटा देते हैं बिना सोचे समझे। तो ये नहीं तो आप लोग अगर पढ़ते तो 11वीं में ये क्वेश्चन तो याद ही रहती। पीवी बराबर एनआरटी, तो पी क्या है? दाब। भी क्या है? आयतन। एन क्या है? मोलों की संख्या। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। टी क्या है? तापमान इन केल्विन। तो यहां से पी की जगह हम क्या ले लिए? पाई। वो दाब है, ये क्या हो गया? परासरण दाब। ठीक है, तो पाई भी बराबर क्या आ जाएगा? एनआरटी। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? एन अपॉन भी नीचे आ गया, एन अपॉन भी आरटी, और एन अपॉन भी तो क्या कहलाती है? सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा? पाई बराबर CRT। ठीक है, आगे बात समझ में? पक्का? अब देखिए थोड़ा सा इसको हम और विस्तार से पढ़ते हैं इसी चीज को। अब परासरण के आधार पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा। परासरण के आधार पर ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइप बेसिस पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले विलयन कैसे होते हैं? समपरासरी, इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। फिर आता है अतिपरासरी, हाइपरटोनिक, और फिर क्या आता है? अल्प परासरी, मतलब हाइपोटोनिक। ठीक, समपरासरी मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? बराबर, जिसका परासरण दाब बराबर हो, या तो दूसरा वर्ड भी यूज कर सकता है, जिसका दाब बराबर हो, जिसका प्रेशर क्या हो? सेम। उसी को हम क्या बोलते हैं? समपरासरी विलयन कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह लेते हैं। इनके लिए मान लो 2 सॉल्यूशन है, तो इसके लिए क्या होता है भैया? पाई 1 इक्वल टू पाई 2। दोनों का परासरण दाब क्या है? सेम है, तो क्या हो जाएगा? पाई 1 बराबर पाई 2। कोई दिक्कत? इसी फॉर्मूले को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो पाई 1 का मतलब क्या हो जाएगा? C1RT बराबर C2RT। आर तो गैस कांस्टेंट सेम रहेगा, मान लो सेम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? CRT से RT क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बन जाएगा? C1 बराबर C2। अब C1 बराबर C2 मतलब N1 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन V2। अब अगर दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी सेम हो, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो दैट मींस यहां पे क्या निकल आएगा? N1 बराबर N2, मतलब एक के मोलों की संख्या बराबर दूसरे मोलों की संख्या। इससे हम किसी का वेट से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, या मॉलिक्यूलर एक का दे देगा तो दूसरा का वेट पूछ लेगा, मॉलिक्यूलर वेट दे देगा और वेट पूछ लेगा। ठीक है,
ऐसा देखो क्वेश्चन कि भैया ये ए और बी बिंदु के साथ क्या है, समपराश्री हैं। यदि ए के मोलों की संख्या इतनी है तो बी के मोलों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी। या ए का दाब इतना है, सॉरी ए के अणुभार इतना है तो बी का अणुभार कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट पूछ लेगा दोनों में से। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। ये क्या बन गया भैया हमारा समपराश्री। अब इसको समझिएगा, अति पराश्री और अल्प पराश्री। जब अति मतलब ज्यादा और अल्प मतलब कम, तो सिंपल सी बात है, जिसका भी ऑस्मोटिक ज्यादा होगा प्रेशर वो अति पराश्री हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम वो क्या जाएगा, हाइपोटोनिक अल्प पराश्री। ठीक है। जिस भी सॉल्यूशन का पराशरण दाब ज्यादा होगा वो कहलाएगा अति पराश्री, जिसका पराशरण दाब कम होगा वो अल्प पराश्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये रही हमारी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चारों अणुसंख्यक गुणधर्म। एक बार फिर समझिएगा भैया, चारों अणुसंख्यक गुणधर्म है जिसमें सबसे पहले क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, पराशरण दाब। ठीक है। अब इनके वर्ड्स इनके साथ होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अपेक्षिक ना हो जाएगा तब भी चल जाएगा, ध्यान रखना। अगर अपेक्षिक ना होगा रिलेटिव तब भी कम चल जाएगा, लेकिन अवनमन होना जरूरी है, लोवरिंग होना जरूरी है। यहाँ पे उन्नयन होना जरूरी है, एलिवेशन होना जरूरी है। यहाँ पे भी अवनमन होना जरूरी है, लोवरिंग होना जरूरी है, पर यहाँ पे दाब होना जरूरी नहीं। या तो पराशरण भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और पराशरण दाब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों चीजें सेम। ठीक है। क्वेश्चन पूछ चुका है निम्न में से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। जब तक आपको प्रॉपर वर्ड्स ना मिले तब तक आप काम मत करना उसमें। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो एक बार थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैं किनारे बैठ जाता हूं, पानी पिला दो थोड़ा सा। क्या हुआ प्रिया, नहीं मजा आ रहा क्या पढ़ने में, नहीं मजा आ रहा पढ़ने में। इससे अच्छा तो कम से कम हमारे रील्स और स्नैपर होते हैं, कम से कम हर 20-30 सेकंड में बदल जाते हैं। तो केमिस्ट्री चलती रहती है, बदलती नहीं है। समझ में आ गया ना सभी को। क्यों बेटा आपको, हाँ पूरा नहीं आया, पढ़िएगा, जो ना आया तो मुझसे पूछेगा। ठीक है। मिस्त्री जी आप बॉटल पर इसी में बल आते ऐसे गला सींच लेते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है वन टॉप फैक्टर, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन वन टॉप फैक्टर वेस्ट है अगर आपसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बनती है तो, क्योंकि जो वन टॉप गुणांक है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए ही है, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए है। ठीक है। तो क्या होता है, कैसा होता है, पहले हम जानते हैं। ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, किसी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी, किसी विलयन का ऐसा गुण जो कि विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, ना कि विलेय पदार्थ की प्रकृति पर, जो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है, ना कि सॉल्यूट के किस पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड करे। इनको हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। एक मिनट बच्चों, थोड़ा समय अनु पढ़ रही हो ना बेटा, देख लूं कौन कौन पढ़ रहा है, भी जरूरी है जानना हमें। सुमन बेटा पढ़ाई करना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, मैसेज कर लेना। ठीक है।
इनमें से कुछ बच्चे आप लोग ऐसे हैं जो क्लासेस नहीं आ पा रहे हैं, किसी रीजन की वजह से आने जाने की सुविधा नहीं हो पा रही है। तो आपको अगर हमने जो पढ़ाया है कोई भी डाउट जाए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा आफ्टर क्लास। तो कल नेक्स्ट डे भी जब मैं क्लास में आऊंगा तो उन चीजों को अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा, या कॉल में समझा सका तो कॉल में समझा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो अब आती है भैया अणुसंख्या गुणधर्म की बारी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अणुसंख्या गुणधर्म। हमने बता दिया, जैसे कि मैं मना क्या हूं, मैसेज नहीं करो। चलिए, तो अणुसंख्या के गुणधर्म बता दिया कैसे होते हैं। किसी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करे, उसके नेचर पर डिपेंड ना करे। अब थोड़ा समझ, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, NaCl ले लिया। NaCl दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा लिख दिया, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। NaCl कुछ ज्यादा ही बारीक हो गया था, बड़ा बड़ा दाना, शांत हो जाइए। अब NaCl को हमने ले लिया, मान लीजिए 1 मोल। इसको हमने विलयन में डाल दिया, पानी में मिला दिया। अब आपको पता है आयनिक कंपाउंड है तो किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में टूट जाएगा। अब 1 मोल NaCl में लिया हमने तो 1 मोल Na बन गया और 1 मोल क्या बन गया, Cl। अब भैया विलयन के अंदर हमने तो 1 मोल विलेय पदार्थ डाला, लेकिन अंदर जाने पे कितने बन गए, 2। वो क्या हो गए, डबल। और वो पहले बता दिया कि भैया हमको इसके प्रकृति से मतलब नहीं है कि धन आयन है, ऋण आयन है, छोटा है या बड़ा है, मतलब नहीं है कितनी संख्या में, केवल इससे मतलब। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। चलिए, ये दूसरा एग्जांपल ले लिया भैया हमने, MgCl2। इसको हम डालेंगे तो कैसा बनेगा, ये Mg और प्लस ट्वाइस Cl निगेटिव। इसको 1 मोल डाला तो 1 मोल Mg बना और 2 मोल क्या बन गया, Cl। अंदर 1 मोल हमने डाला, अंदर कितने बन गए, 3 मोल बन गए विलयन के अंदर डालने पर। क्योंकि आपको पता है आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉल्यूशन में क्या होते हैं, अपने आयन में टूट जाते हैं किसी भी विलयन में जाने पर या एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर। या जैसे भैया हमने ले लिया Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट। इसको जैसे पानी के अंदर हमने डाला तो क्या बना, ये ट्वाइस Al पॉजिटिव प्लस थ्राइस SO4 -2, ट्वाइस Al प्लस 3 है ना। हाँ, ये चीज ऐसे आना टूट गया। तो वही चीज से भैया डाला हमने 1 मोल और ये कितने मोल बन गए, 2, और ये कितने बन गए, 3। डाला 1 मोल, बन कितने गए, 5। ठीक है, तो ये समस्या आने लगी भैया, तो क्या किया जाए। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे हिसाब से 1 के हिसाब से कोई चेंजेस आने थे, पर अंदर कितना होने लगा, उसका 5 गुना चीजें बढ़ गई। इसमें कितनी बढ़ गई, 3 गुना। इसमें कितनी बढ़ गई, 2 गुना चीजें बढ़ गई। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत आ गई। तो हमारे पास क्या है भाई, वान टॉप साहब ने बोला चिंता मत करो, जब मैंने परासरण दाब को निकालने का सही तरीका बता दिया, सरल तरीका बता दिया, कैलकुलेटिव तरीका बता दिया, वरना इसके पहले जो परासरण दाब था, ऑस्मोटिक प्रेशर था, वो कैसे निकालते थे, वर्कले हार्टले मेथड से निकालते थे। किससे निकालते थे, वर्कले हार्टले मेथड से निकालते थे। ठीक है, उसमें निकलता था पाई बराबर HGD, है ना। इस मेथड को प्रॉपर प्रैक्टिकल करके निकालते थे, बड़ी समस्या होती थी। तो भैया उन्होंने बताया कि जब वान टॉप ने बोला कि जब हम तुमको उतनी सरल उतनी बड़ी समस्या को सरल बता दिए तो इसके बारे में बताते, तो वान टॉप ने गुणांक दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, वान टॉप फैक्टर। तो आई बराबर उन्होंने क्या बोला कि प्रायोगिक मान, प्रैक्टिकल वैल्यू बटे प्रेक्षित मान, थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, कि मतलब प्रैक्टिकल के बाद जो आपकी वैल्यू निकली हो, डिवाइड में किसको कर दो, जो थ्योरी से निकली हो, वही क्या आ जाएगा, हमारा आई निकलेगा। जैसे अगर हम NaCl के निकालेंगे, आई निकालेंगे, तो आई बराबर प्रैक्टिकल से कितने बन गए, 2। पहले कितने थे थ्योरी के हिसाब से, 1, तो कितना निकल आया, 2। इसके लिए आई बराबर प्रैक्टिकल कितने बन गए, 3। पहले कितने थे, 1, तो आई बराबर, इसके लिए आई बराबर कितना जाएगा, 5/1, मतलब 5। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ चुका है इनमें से किसके लिए सब वान टॉप गुणांक का मान सबसे ज्यादा होगा, जिसके आयंस ज्यादा मात्रा में टूटेंगे तो वान टॉप फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये किसका वान टॉप फैक्टर सबसे कम होगा। लेकिन एक चीज समझना, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अनापघट्य है, जैसे यूरिया हो गया,
ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, अपने आयनों में टूटते नहीं है। अगर 1 मोल डालोगे तो 1 ही मोल रहेगा। जैसे हमने यूरिया को ले लिया, क्या बना, NH2CO, NH2 पानी में डाला तो ये सेम बनेगा, NH2CO, NH2। तो 1 मोल डाला तो 1 ही मोल बना। तो इनके लिए I बराबर निकालेंगे तो 1/1 मतलब कितना निकलेगा, 1। मतलब जो थ्योरी में वैल्यू निकली वही हमारी किसमें निकलेगी, प्रैक्टिकल में निकलेगी। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके साथ दिक्कत हो गई। तो इन दिक्कतों को इस्तेमाल कहां किया गया कि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक साथ लिख दिया गया। सबसे पहले क्या था हमारा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। क्या निकल कर आया था, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB, यही था। दूसरा क्या था भैया हमारा, क्वथनांक में उन्नयन। तो यहां से क्या निकले था, डेल TB बराबर KB इंटू M। तीसरा क्या था, हिमांक में अवनमन। तो क्या निकला था, डेल TF बराबर KF इंटू M। चौथा क्या था, परासरण दाब, पाई बराबर क्या था भैया हमारा, CRT। ठीक है, चलिए। तो अब भैया इन्होंने क्या किया कि बोला कुछ मत करो। अब दिक्कत आ गया भाई कि क्या सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा हर किसी के लिए। बोला ऐसा दिक्कत नहीं है, सब में क्या करो, बस I का मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्या कर दो, I का गुणा कर दो। तो इसमें क्या हुआ, इसका मल्टीपल y इंटू I, इसमें I का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें I का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी I का मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस क्या करना है आपको, उस मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, वर्ड को याद रखना है। जैसे क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन होता है, एलिवेशन होता है। तो जिसका 1/2 फैक्टर सबसे ज्यादा होगा उसमें एलिवेशन सबसे ज्यादा होगा। हिमांक में क्या होता है, अवनमन होता है। क्या होता है, लोवरिंग होता है। तो जिसका 1/2 फैक्टर सबसे ज्यादा होगा उसका लोवरिंग सबसे ज्यादा होगा। मतलब उसमें जो लोवरिंग होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। अगर इसको हम जमाएंगे तो मान लो अगर ये -2 पे जमेगा, उसके 2 गुना ज्यादा ये जमेगा, 3 है ना, उससे ज्यादा ये जमेगा और उससे और लोअर टेम्परेचर पे ये जाके जमेगा। ठीक है, उस वर्ड को पकड़ के रखो ज्यादा, उसके साथ वो मल्टी। जैसे मान लो भैया वाष्प दाब में क्या होता है, अवनमन। वाष्प दाब में क्या होता है, अवनमन, लोवरिंग होता है। तो इसके वेपर प्रेशर में सबसे ज्यादा लोवरिंग हो जाएगी, मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, सबसे कम आएगा। इन तीनों में बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। ठीक है, तो बस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, वर्ड को पकड़े रहो, और जिसका भी आई ज्यादा होगा उन्हें में वो चेंजेस सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन, दैट मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हायर होगा। हिमांक में क्या होता है, अवनमन, दैट मींस उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लोअर होगा। और क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन, मतलब वेपर प्रेशर उसका सबसे लोअर होगा। और क्या होता है, परासरण दाब, दैट मींस उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। बस यही है हमारा 1/2 फैक्टर। समझ में आ गया कि भैया अब जैसे क्वेश्चन दे दिया मैं, ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों। एक बार 2 क्वेश्चंस करके बताते हैं। ये सारे में आई का मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो गया, दैट्स इट। अच्छा, ये जितने भी एग्जांपल मैंने लिए हैं ये सारे किसके लिए हैं, डिसोसिएशन वाले लिए हैं, वियोजन वाले लिए हैं। एक एग्जांपल एसोसिएशन वाला भी है, उसको भी बता दूंगा, पहले इनको क्लियर कर दूं अच्छे से। कैसे होता है कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछा, किसका क्वथनांक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। खुशी आज हिमांशी क्यों नहीं आई? हाँ, अब ऑप्शन दे दिया है, 1 मोलर NaCl है, ऑप्शन बी है 1 मोलर MgCl2 है, ऑप्शन सी है 1 मोलर यूरिया है, ऑप्शन डी है 1 मोलर शुगर है। ठीक, सबका कंसंट्रेशन सेम दे दिया है। अब क्या पूछा, किसका क्वथनांक ज्यादा है। अब हमें पता नहीं कि क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन,
तो जिसका 1/2 फैक्टर ज्यादा उसका उन्नयन उतना ज्यादा होगा। तो इसका 1/2 फैक्टर आई बराबर निकल कितना आएगा 2 आएगा, इसका आई निकाल कितना आएगा 3, इसका आई कितना आएगा 1 क्योंकि यूरिया है, इसका भी आई निकाल कितना आएगा 1। सिंपल सी बात। तो किसका सबसे ज्यादा 1/2 फैक्टर आया MgCl2। डन, खत्म। सॉल्व ही नहीं करना भैया, सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि इसका 1/2 फैक्टर सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन, हिमांक बिंदु मतलब फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट 0.1 मोलर Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक। फिर इसके बाद MgCl2 0.1 मोलर, MgCl2 के बाद क्या लेगा AlCl3, ऑप्शन बी डी में 0.1 मोलर NaCl। तो हम क्या पूछे भैया, हिमांक बिंदु सबसे कम होगा, लोवरिंग सबसे कम होगी। तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट में लोवरिंग होती है? हाँ होती है। तो जिसका 1/2 फैक्टर सबसे ज्यादा होगा उसकी लोवरिंग सबसे ज्यादा होगा। इसमें आई निकालेंगे कितना आ जाएगा भैया 5, इसमें आई निकालेंगे कितना आ जाएगा 3, इसका आई कितना आ जाएगा 4। कैसे 4 आया पता चला? कैसा तोड़ेंगे, ये कैसा टूटेगा Al+3 + 3Cl निगेटिव, तो 1 मोल ये बनेगा 3 मोल ये, तो कितना आ गया 4 आ गया। इसका आई कितना हो जाएगा 2, इसका आई सबसे ज्यादा मतलब इसके हिमांक में अवनमन सबसे ज्यादा होगा, अवनमन सबसे ज्यादा होगा मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा सबसे कम। मतलब अगर ये -5 पे है तो ये -10, ये 5 पे है तो ये -15 पे, ये -10 पे और ये -30 पे, फॉर एग्जाम्पल करता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है ऐसा। समझ में आ गया? इसका हिमांक बिंदु क्या होगा सबसे लोअर, क्योंकि हिमांक में क्या होता है अवनमन, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है वो कम ही कराता है। तो जहां पे वो 0 पे जम रहा था वो -10 पे, -5 पे, -15 पे जाके जमेगा। तो जितना आई होगा उतना उसकी वैल्यू कहां जाएगी निगेटिव में जाएगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम क्या होगा इसी का होगा। मैसेज में सबसे क्या, क्योंकि इसका आई क्या है 2 ही है ना, और इसका आई कितना है 5। ठीक है, तो इसमें अवनमन सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा का मतलब ये 0 है, ज्यादा का मतलब इसका ये अवनमन 0 से ज्यादा निगेटिव वैल्यूज में आएगी। इसमें क्या आएगी 0 से थोड़ा सा कम निगेटिव वैल्यू आएगी। तो निगेटिव वैल्यू ज्यादा आ गए तो सबसे कम यही हुआ ना, -10 -50 हो गया, मान लो ये -20 है हुआ तो कम वैल्यू ये हो गई ना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ क्या हुआ? ठीक, एक और आता है, बार बार आता है, परेशान मत होना। हाँ बच्चों, एक ऐसा दिया रहता है बार बार K4FeCN का होल 6। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हमें पता है इसका कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट नहीं टूटता है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर चीजें क्या होती है आयनिक होती है, वो टूट जाती है। तो ये कैसे टूटेगा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN का फोर्स उस पर -4 चार्ज, तो कितना होगा ये 4 और ये कितने बन गए 1, आई कितना आ जाएगा इसके लिए 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्या हो गया डिसोसिएशन वियोजन वाले। एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, अगर हम किसकी बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर हम एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल को अगर हम डालते हैं पानी के अंदर तो क्या कर देता है बाइमर फॉर्म करता है, द्विलक बना देता है। तो अगर 2 अणु डालोगे तो दोनों जुड़ के क्या बना देंगे 1 अणु बना देंगे, तो उसके लिए आई क्या हो जाएगा 1 से कम आ जाएगा। नहीं समझ में आया? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है एक्चुअल में, चलिए यहां बताता हूं मैं। एसिटिक अम्ल की बात करें CH3C ऐसा डबल बॉन्ड और OH हो गया। ठीक, ऐसे थोड़ा नीचे बना देता हूं, CH3C डबल बॉन्ड और OH हो गया। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया CH3C
डबल बॉन्ड O और OH, ये दो मॉलिक्यूल्स हो गए। अब यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, क्या है यहाँ पे? फोन है। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। इससे क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड पर क्या जाएगा? दोनों आपस में क्या जाएंगे? चिपक जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, और किसका निर्माण कर देंगे? द्विलक का निर्माण कर देंगे, बाइमर फॉर्म कर देंगे। अब निर्माण कर दिया, डाला हमने अंदर 4, अंदर कितने बन गए? 2, क्योंकि दोनों आपस में हो गए, दो आपस में क्या बन गए? जोड़ा बना लिए, जुड़ गए। अंदर डाला हमने 100, अंदर कितने बन गए? 50, क्योंकि जुड़ गए आपस में। तो इसका आई क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, इसका आई कितना हो जाएगा? 1 से कम। 1 से कम होना कि प्रायोगिक मान कम हो गए और थ्योरेटिकल मान क्या थे? ज्यादा थे। तो इधर वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, उधर वैल्यू कम, तो क्या हो जाएगी? वैल्यू 1 से कम आ जाएगी, है ना। तो इसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस वो सबसे कम होंगे। जैसे इसमें सबसे ज्यादा हो रहे थे, जिसमें डिसोसिएट हो रहा था, टूट हो रहा था, इसमें सबसे क्या हो जाएंगे? कम होंगे। बस एक ही एग्जांपल, इसमें एसिटिक एसिड है। समझ में आ गया? तो देखिएगा, अब यहां पे पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैद्युत अनापघट्ट, जैसे क्या हो गया? यूरिया, शुगर, इनके लिए या लिख दें हम यूरिया, शुगर, इनके लिए आई बराबर कितना होता है? 1 होता है। फिर दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैद्युत अपघट्ट, जो अणुओं में क्या होते हैं? टूट जाते हैं, जैसे NaCl, MgCl2, ये सारी चीज जितने भी है ना, इनके लिए आई क्या होता है? 1 से ज्यादा होता है। अब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। लेकिन जो होते हैं भैया, इनको क्या बोलते हैं? ये डिसोसिएशन होने वाले क्या होते हैं? जिनका क्या होता है? डिसोसिएशन या वियोजन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है भैया? संयोजन वाले, मतलब जिसमें क्या होता है? एसोसिएशन होता है। एक एग्जांपल रखना है, CH3COOH, इसका जो आई होता है वो क्या होता है? 1 से कम आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना बस। ओके, क्लियर? तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं और पेपर में आते हैं। किसका परासन दाब ज्यादा होगा? जिसका आई ज्यादा तो उसका परासन दाब भी ज्यादा हो गया। ठीक है, किसका हिमांक में अम्लमान सबसे कम होगा, या किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। ये सारे बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको क्या निकालना है? आई के बेसिस पे सॉल्व कर देना है। इस कौन से बोले क्वेश्चन में? निम्न में से परासन दाब सबसे कम किसका होगा? तो इसका होगा, यूरिया का, क्योंकि टूटा ही नहीं, 1 का ही गुणा हुआ। शुगर भी तो है। अच्छा, एक सेकंड, अब समझना यहाँ पे, अब परासन दाब में यहाँ पे यूरिया भी है और शुगर भी है, तो हमें पता है पाई बराबर क्या हो जाता है? पाई बराबर CRT, इसके लिए भी हो जाएगा, क्योंकि आई बराबर 1 है, इसके लिए हो जाएगा पाई बराबर CRT। अब C का मतलब क्या होगा? N/V। तो यहाँ पे पाई प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? N के। यहाँ पे भी पाई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? N के। अब मोलों की संख्या का मतलब क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो पाई बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो पाई मतलब प्रोपोर्शनल, तो पाई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, पाई उसका कम, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम, पाई उसका ज्यादा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 60 होता है। शुगर का कितना होता है? 342 होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? कम है, इसलिए इसका परासन दाब क्या हो जाएगा? अगर फिर दोनों में चीजें सेम आ गई तो फिर हम मॉलिक्यूलर वेट पे पहुंच जाएंगे फिर। ठीक है, क्लियर? चलो बढ़िया, पूछ लिए। तो क्या कैसे सॉल्यूशन का परासन मतलब किस ये बता तो दिया? यूरिया का होगा इसी का, वो विलियन तो ना, एक मोलर मोलरता वाली, ये भी एक मोलर मोलरता है, 1 मोलर। ठीक है, क्लियर? पक्का? तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये पहला चैप्टर, पहला अध्याय समाप्त होता है। 3 क्लासेस में हमने सॉल्यूशन खत्म किया। अब इसके बाद चालू होगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 2 क्लासेस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समाप्त करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे कि नियम क्या कहता था बता दूंगा, उसका एप्लीकेशन क्या है ये बता दूंगा। ठीक है, सेल क्या है, नॉर्मल एक सेल बता दूंगा, बाकी सेलों में इलेक्ट्रोड कैथोड बता दूंगा, खत्म कहानी।
ठीक है, तो बच्चों जितना मैंने पढ़ाया है मोस्टली समझ लो कि 95% चांसेस है जो आपने पिछली 3 क्लास में पढ़ा है, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपसे बन जाने चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेगा, मैं उसको क्लियर करूंगा, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करेंगे कल की क्लास से, और देन आफ्टर हम चालू करेंगे डी ब्लॉक। काइनेटिक्स क्यों नहीं चालू करेंगे? काइनेटिक्स के वीडियो डले हैं यूट्यूब में, जब भी जिसको पढ़ना हो बता दीजिए, हम दे देंगे, आप पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन आफ्टर क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन के वीडियो डले हुए हैं, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के बाद सीधे हम कहां पहुंच जाएंगे? बायोमोलिक्यूल्स, है ना। उन चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करें जो सिलेक्टेड ज्यादा मार्क्स के आते हैं, ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है पहले। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे मिलते हैं कल के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप लोग इन चीजों को क्लियर कर लोगे, पढ़ लोगे अच्छे से, जिससे आप लोग अच्छे नंबर गेन कर पाओ, अच्छे नंबर स्कोर पाओ। ठीक है, धन्यवाद।